स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। पुलिस विभाग द्वारा इन दिनों एक विशेष जागरूकता अभियान चलाकर स्कूली व कॉलेज के विद्यार्थियों को अनेकों विषयों बारे जागरूक किया जा रहा है। इन विषयों में पॉस्को से संबंधित साइबर क्राइम, नशा एवं ट्रैफिक रूल्स की जानकारी देना आदि शामिल किए गए हैं। और इसी अभियान के तहत आज डीएवी पब्लिक स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन पुलिस विभाग द्वारा किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर श्रीमती नीलम रानी विशेष वक्ता के तौर पर पहुंची। साथ ही इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार भी वक्ता के तौर पर इस अभियान के तहत विद्यालय में पहुंचे और उन्होंने विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की बारे में जानकारी दी, जागरूक किया। स्कूल से सूचना मिलने पर हम भी डीएवी पब्लिक स्कूल में पहुंचे और वहां पर सभागार में पहुंचे, जहां पर श्रीमती नीलम रानी द्वारा बच्चियों को, बेटियों को जो है जागरूक किया जा रहा था। उनके द्वारा जिस प्रकार से बच्चियों को जागरूक किया जा रहा था वो वास्तव में एक बहुत ही बढ़िया एक प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा था। बच्चों को ना केवल पास्को के बारे में बल्कि अन्य विषयों, साइबर क्राइम की बात है, नशे के बारे में जागरूक किया जा रहा था। और बच्चियों को विशेष तौर पर उनके द्वारा विशेष शब्दों का चयन करते हुए जिस प्रकार से जागरूक किया जा रहा था वो वास्तव में काबिल तारीफ था। उनके द्वारा बच्चों को नैतिक अनैतिकता की पूरी जानकारी डिटेल से दी जा रही थी, ऐसी जानकारी जो वर्तमान समय में पेरेंट्स को देनी चाहिए, शिक्षकों को देनी चाहिए। उससे बढ़कर वो जानकारी श्रीमती नीलम रानी द्वारा बहुत ही अच्छे नपे तुले शब्दों के द्वारा, ऐसे शब्द जिसका प्रभाव सीधा सीधा बच्चियों पर पड़ रहा था, और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन, उद्बोधन से वास्तव में कई बच्चियों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके दिल से जो गहराई से जो बात उनके नीलम रानी जो प्रस्तुत कर रही थी वो बातें सीधे गहराई से विद्यार्थियों के मानस पटल पर प्रभाव डाल रही थी। और इस कारण से बहुत ही बड़े ध्यानपूर्वक बेटियां, बच्चियां जो है उनकी बातों को सुन रही थी। और बाद में जब उनसे वो मिली तो उनसे गले लगकर कई बेटियों को हमने रोते हुए देखा और ये पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मैडम की बातें बहुत ही उन्हें अच्छी लगी हैं। हम इस वीडियो में श्रीमती नीलम रानी द्वारा क्या कुछ कहा गया वो तो सुनाएंगे, और सबसे पहले हम उनसे हमने जो बातचीत की वो आपको सुनाते हैं। और साथ ही हमने कुछ बच्चियों को भी अपनी बातचीत में बीच में रखा, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। सर्वप्रथम मैडम नीलम रानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने क्या कुछ वहाँ पर कहा, और उसके बाद उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। फिर बच्चों की बात सुनाते हैं और बाद में पूरी डिटेल से आप देखेंगे किस प्रकार से मैडम नीलम रानी ने बच्चों को संबोधित किया। जी मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भूमिका समाज के अंदर एक टीचर्स की, एक पेरेंट्स की होनी चाहिए, वो भूमिका, उससे बढ़कर भूमिका आप निभा रहे हैं समाज के अंदर। बहुत अच्छे ढंग से हमारी बच्चियों को जागरूक करेंगे। तो क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार का ये अभियान है जिसके तहत आप इस प्रकार के बच्चों को मार्गदर्शन कर रहे हैं? जी, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके आदेश के निर्देशानुसार हम सभी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में बच्चों को जाके अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में जितने भी क्राइम हो रहे हैं मैक्सिमम 95% वो लोग हैं जिन्हें बच्चे जानते हैं, जिन्हें बच्चे जानते पहचानते हैं। तो हम नहीं चाहते, हमारा डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना घटे और पुलिस आए, इसलिए हम पहले आके ये चीज़ें बच्चों को बता रहे हैं। साइबर के बारे में, हेल्पलाइन नंबर 112 के बारे में, ट्रिक मॉनिटरिंग सेवा, 112 ऐप, 1930 हेल्पलाइन नंबर, तो इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बता रहे हैं कि ताकि कभी भी किसी भी समय, किसी भी समय, दिन हो या रात हो, अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या कोई घटना घट सकती है, जरूरी नहीं है कि वेट करें कि कोई घटना घटेगी तभी पुलिस आएगी। अगर थोड़ा सा भी लग रहा है, डाउट है, तब भी 112 पे कॉल कर सकते हैं। 112 गाड़ी 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में होती है, वो तुरंत पहुंच के हम बच्चे की सुरक्षा करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई भी लड़की है, कोई व्हीकल नहीं मिलता, कोई ट्रेन नहीं मिलती या कोई सुनसान जगह खड़ी है, तो ऐसी स्थिति में भी 112 पे कॉल करें। 112 गाड़ी अगर बच्चे का घर नज़दीक है तो उसको छोड़ के भी आएगी। अगर जब तक गाड़ी का, ट्रेन का, या जैसे अदर स्टेट में कोई अदर स्टेट का बच्चा अदर डिस्ट्रिक्ट का है तो हम उसको सेफ जगह पे रखेंगे जब तक समाधान नहीं होता। मैम, क्या कारण मानते हो जिस तरह से आज समाज के अंदर नशा भी बढ़ रहा है, और जो आपने जिन दुष्परिणामों के बारे में आज यहाँ बच्चों को संबोधित किया, क्या कारण मानते हो इन सब चीज़ों में? जो आजकल जी साइबर क्राइम, ये सोशल मीडिया, ये फ़ोन के कारण बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे रील्स देखते हैं बच्चे, वही बच्चों के मन में आता है। तो जो सोशल मीडिया देख रहे हैं ना बच्चे, उन्हीं के साथ ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। क्योंकि जो बाहर बैठे हैं या जो जितने भी क्रिमिनल
पेरेंट्स हैं वो अपने नाम से और दूसरों के नाम से ना फेक आईडी बना के रखते हैं। उनका मेन मोटिव है बच्चों को फंसाना, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अब लड़कों को जो बाहर गैंगस्टर बैठे हैं, मैं मतलब वो ना उन्हीं बच्चों का इस्तेमाल करते हैं जो बच्चा फ़ोन देख रहा है ज़्यादा, या जो बच्चा माँ बाप का टीचर का कहना नहीं मानता। तो इसलिए मैं तो यही गुजारिश करूँगी जी आपके माध्यम से कि सभी बच्चों से, सभी अभिभावकों से कि जी अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनसे पूछें, उनकी संगति का ध्यान रखें, और अगर कोई भी बच्चा कुछ बताता है तो उसके बारे में भी विचार करें। और अगर हमारी बात है, हमारी ज़रूरत है कभी भी किसी भी समय, तो हम भी बिल्कुल साथ हैं बच्चों के भी। आपका ये अभियान है तो क्या सा कुछ इसका रिजल्ट आ रहा, आपने देखा होगा, आप लंबे समय से अभियान में जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कि भाई मेरा ये कहना सफल हो रहा है, ऐसा कुछ रिजल्ट आया हो? हमारे जो उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार मैं लगभग 2 सालों से अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही हूँ। हम लगभग 460 के करीब स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट कर चुके हैं और हमारी 10 FIR हो चुकी हैं, और एक FIR में तो हमारी 20 साल की सज़ा भी हो चुकी है, क्योंकि गलत काम करने वाले मैक्सिमम जो लड़कियों से छेड़छाड़, रेप या टीजिंग करते हैं तो वो जानकारी होते हैं, और जो छोटे बच्चे वो डर और लालच के कारण बता नहीं पाते। और लगभग हम 1500-2000 के करीब बच्चियों को बचा सकते हैं, बचा लिया विदाउट कंप्लेंट, क्योंकि कई बच्चियां समाज के डर से, परिवार के सदस्य होने के नाते कंप्लेंट नहीं करना चाहती, या परिवार वाले कंप्लेंट नहीं करना चाहते, तो हमने अपने तौर पे भी उनके परिवार वाले को स्कूल में बचा के, बुला के उनको समझाया और मतलब बच्चों को बचाया। तो आम रूटीन में स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में? स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, गांव में भी जा रहे हैं। हमारे जो अधिकारी हैं वो गांव में भी प्रोग्राम करवा रहे हैं कि जिस भी गांव में नीड है, नशा है या कुछ भी है, तो आप पुलिस को बुलाइए, SHO साहब को बुला सकते हैं, या आप हमें भी बता सकते हैं, हम अवेयर करेंगे। क्योंकि देखो जी हमारा इतना है कि अगर एक बच्चा बच गया तो समझ लो एक परिवार बच गया, एक पीढ़ी बच गई। हम चाहते हैं कि हम समझाएं और बच्चे बचें, तो ये अभियान जारी रहेगा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सफल अभियान के लिए। आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे सामने कुछ बच्चियां सामने आई हैं अभी, जिनका ASI मैडम ने कुछ मार्गदर्शन किया, बहुत अच्छे ढंग से समझाया। तो क्या कुछ इन पर प्रभाव पड़ा, इनसे बात करना चाहिए। ये बेटा क्या बात है, नाम है आपका? मेरा नाम नवदीप है और मैं 12वीं कक्षा की छात्र हूँ। जी जी जी। तो कैसा लगा आपको जो मैडम ने बताया? जो हमें मैम ने बताया, हमें उससे ना इंस्पिरेशन मिला है कि हमें अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, क्या नहीं, मतलब स्ट्रगल करना है पूरा। हाँ जी, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम धृति है, मैं कक्षा 6ठी की छात्रा हूँ। मैं सबसे पहले मैम का थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि मैम ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, जैसे अवेयरनेस, और ये सब जो चीज़ें मैडम ने हमें बताई हैं ये बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में हो रही है, क्या अप्लाई बात हो है, रही है। बहुत बढ़िया जी। हाँ बेटे, आप क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रबलीन है, मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मैम ने हमें वो चीज़ें बताई हैं जो हमसे हर कोई शेयर नहीं कर पाता। वैसे हमारे पेरेंट्स भी बताते हैं, पर ज़्यादा डीप वे में जो मैम ने हमें बताया है, जिससे हमें अंदर तक मोटिवेशन मिली है, और इसलिए मैं मैम का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। जी, क्या नाम बेटे आपका? मेरा नाम कृतिका है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैम का सबसे पहले थैंक यू करना चाहेंगे, उन्होंने हमारे बीच में आकर अपने स्ट्रगल्स बताए, अपनी स्टोरीज बताई, और कैसे अवेयरनेस बताई कि, और 112 नंबर की इम्पोर्टेंस बताई कि कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं लोग। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ शना फ्रॉम +2 कॉमर्स। मैं मैम का सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई है कि हमें अपने आप अवेयर कैसे रहना चाहिए, और 112 नंबर को कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करना चाहिए। बस ये सब मैं मैम का। जी बेटा। मेरा नाम मनप्रीत है, और मैं मैम का सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि मैम ने हमें साइबर क्राइम के बारे में बताया, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और मैम ने हमें बहुत सारे अपने स्ट्रगल्स की स्टोरीज़ बताई हैं, और जिसके लिए हम बहुत मोटिवेट हुए हैं। जी बेटा। माय नेम इज़ प्रीत फ्रॉम क्लास +1। मैं आज मैम का सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी। आज मैम ने हमें बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें बताई हैं, जिससे हम मोटिवेट हुए हैं, और स्ट्रगल्स बताई हैं अपने लाइफ की, जो आजकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं। मैम ने उन चीज़ों के बारे में बताया, तो उनसे सिक्योरिटी, प्राइवेसी, सेफ्टी मिल रही है, इसलिए मैं मैम को बहुत थैंक यू। चलिए, एक बार बात आप सभी से एक बार पूछना चाहूँगा कि जो मैडम ने तेरी बात है, क्या इसका हमारी बच्चियों पर, आप लोगों में प्रभाव पड़ेगा? अच्छा रहेगा, जागरूक रहेंगी बच्चियाँ, तो हर प्रकार की परिस्थिति से निपटेंगी, तो बनाइए फिर विक्ट्री का निशान। तो ये देखिए हमारी बच्चियाँ आज बहुत प्रसन्न है ये आज के इस कार्यक्रम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिट्टी पड़ी थी, उन्होंने वो आंखों में मारना शुरू कर दी, और उन्होंने अपने आप को बचा लिया, और अपने तीनों साथियों को बचा लिया। तो इतनी बहादुरी से, इतने खेतों में से लोग आगे उनको पकड़ लिया। तो सबसे पहले तो आपको सुनसान जगह पे नहीं जाना है। दूसरी बात, आपको अगर कोई जबरदस्ती आप सुनसान जगह, कमरे में, किसी खेतों में, कहीं पे भी ले जाने की कोशिश करें,
आपने जाना नहीं है, बिल्कुल भी शोर मचाना है। और आपके पास आपका क्या है, आपके दांत और नाखून, उनका भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि महिला वीमेन को ये कानून है। अगर आपको अपनी सुरक्षा करनी है, अपनी सुरक्षा करते हुए अगर आप थोड़ी बहुत चोट किसी दूसरे आदमी का, लड़के को या किसी को भी लग जाती है तो आपको कोई सजा नहीं होगी, बिल्कुल भी सजा नहीं होगी। आपने ये देखना है आपके नजदीक क्या पड़ा है, कोई भी बजरी, मिट्टी, रेता, उसको उठाओ, क्या मारो और वहां से मारो। लेकिन बेटे आपने बचना है, क्योंकि आज के समय में ना बच्चों से गलत काम करते हैं, उन्हें मार देते हैं। तो इसलिए अगर आपकी कोशिश आपको बचा सकती है और दूसरे को भी बचा सकती है, इसलिए आपने सबसे पहले तो शेयर करनी है, कहीं जाना नहीं है, कोई लालच नहीं करना है, किसी प्रकार का डर आपको नहीं करना है। अगर कोई भी सगे संबंधी, परिवार का, जानकार, रिश्तेदार कुछ भी अगर ऐसे करता है तो आपने शेयर करना है, क्योंकि बेटे हमारे पास इतने केस हैं, गिनती नहीं है। और मैं इन 2 केस के बारे में आपको जरूर शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले मेरे पास केस आया जटलाना के एक प्राइवेट स्कूल से, एक 7th क्लास की लड़की था जो अपनी बुआ के घर गई हुई थी। बेटे अगर आप किसी भी रिश्तेदारी में जाए, अपनी मदर के साथ जाएं, तो चलो अगर किसी की मदद, सबसे ज्यादा केस उस बच्चे के साथ हो रहा है जिसकी मदर नहीं है, फादर नहीं है, ये दोनों नहीं है, इसको पहली मदर है, पहला फादर है। आप हमारे से शेयर कर सकते हो, आप अपने टीचर से शेयर कर सकते हो, प्रिंसिपल को बता सकते हो, 112 पे कॉल कर सकते हो, 1091 1098, महिला थाने में आ सकते हो। बेटे तो 7th क्लास की लड़की अपनी बुआ के घर गई थी, उसका सगा फूफा नशे करता था, और जब उसकी बुआ घर पे गई थी उसका फूफा उसके साथ बैठक करता था और उसको डराता था कि किसी को बता दे बेटा तेरे को मारूंगा। अब बच्चे ने वो सहन किया। जब आप सहन करोगे ना, जब आप डरोगे, जब आप लालच करोगे, तो सामने वाला आदमी ये समझ लेता है कि आप एग्री हो, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये बच्चा किसी को नहीं बताएगा। ऐसे हुआ 4-5 बार उसके साथ बैठक करा। जब छुट्टियां खत्म होगी तो उसकी मम्मी ने उसको फोन करा, उसकी बुआ को कि उसको छोड़ दो, उसने स्कूल जाना है। उसका फूफा बोला मैं इसको छोड़ के जो जटलाना की सड़क है ना बेटे, जटलाना जो रोड, उसके फैक्ट्रीज है, खेत वगैरह ज्यादा है, उसके फूफा ने खेतों के पास बाइक रोकी और उसके साथ गलत काम किया और उसको घर पे छोड़ दिया डरा के कि अगर किसी को बताए तो देख लेना, उसको भी मारो। अब बच्ची 4 दिन तक ना स्कूल गई, ना खाना खाया, ना बेड से उठी, तबीयत ज्यादा डाउन हो गई और उसकी माँ बिल्कुल अनपढ़ थी। अनपढ़ माँ को भी महसूस हो गया कि मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ। उसने उसको बार-बार पूछा बेटे सच बता तेरे साथ क्या हुआ, मैं तेरे साथ। काफी बार पूछने के बाद उसने बताया कि ऐसे मेरे साथ एक घटना घटी है। उसने मेरे पास कॉल किया, मैं गई, उस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, मेडिकल करवाया, उसकी बात बिल्कुल सच थी, उसके साथ गलत काम हुआ। उसके बाद हमारे पास सलेता हुआ लड़के का बेड़े में सरकारी स्कूल से केस आया। 8वीं क्लास की लड़की तो 10th क्लास में साल हुई थी। उसने बताया कि मैडम 2 सालों से लगभग मेरे सगे ताऊ का लड़का मुझे डरा धमका के मेरे साथ गलत काम करता है, बैड टच करता है, नशे करता है। और उसने इतना मेरे को, क्योंकि मेरी मम्मी ने उसको बोला था कि हम उसके माँ बाप खेतों में काम करते थे और सगे ताऊ के लड़के जो उसकी सगे ताऊ का ही लोगों के खेतों में काम करते थे, उसकी मम्मी ने उसके भाई को बोल रखा था कि जहाँ पे भी लगे ना लड़की गलत है बता देना, स्कूल में से हटा देंगे। तो एक दिन वो अपने क्लास के लड़के के साथ बात कर रही थी, उसका कोई टेस्ट था, लेकिन उसके क्योंकि लड़का नशे करता था, उसको कहीं से बात पता लगा कि ये लड़के के साथ खड़ी थी, तो उसने बोला मैं किसको बताऊं, कोई विश्वास भी नहीं करेगा, एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही रसोई है, एक ही मतलब कोई विश्वास भी नहीं करेगा। मैडम प्लीज मुझे बताओ। उसके पेरेंट्स बुलाए, पेरेंट्स भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उस बच्ची का मेडिकल करवाया गया। फिर उस लड़के ने खुद बोला कि हाँ जी मैंने इसके साथ गलत काम किया। तो बेटे कहीं देर न हो जाए, इसलिए आपको शेयर करना है, क्योंकि मैं तो एक टाइम में तो सभी स्कूलों में जा नहीं सकती ना, तो मैं नहीं चाहती किसी बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना। अभी 4 दिन पहले मेरे पास जटलाना के एक स्कूल में गई, वहां से मेरे पास एक 6वीं क्लास की लड़की आई। मेरे पैरों में नीचे से ना जमीन नहीं सकती और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इतनी बहादुर बच्ची जी कैसे रह गया। उसने बताया जी हम सारे इकट्ठे रहते हैं, सारे चाचे ताऊ 5-6 हैं और काफी सारे बच्चे भी घर में एक कमरे में रहते हैं। मेरे सगे ताऊ का लड़का जो स्मैक पीता है, डिफॉल्टर है, नशेड़ी है, और मेरे साथ जब मैं 1st क्लास में थी ना तब से मेरे साथ काम तक बैठ टच करता है, गलत काम भी कर चुका है। प्लीज मुझे बचाओ। अभी बेटे मैंने इसकी मदर को बुलाया, मदर भी रोने लगी काफी कि मैडम इसने मेरे को नहीं बताया। तो मैंने इससे पूछ लिया कि बेटे आपने अगर मैं स्कूल में नाम दे दो तो आपने अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताया? मगर मैडम जी मम्मी पूछती नहीं, मम्मी ऐसे समझाती नहीं। बेटे अगर आपके पेरेंट्स वर्किंग है, उनके पास समय नहीं है, तो प्लीज मैं आपको समझा रही हूँ कि आपने हर छोटी बात बतानी है, जबरदस्ती बतानी है, लेकिन आप बताओगे तभी बचोगे। इतने बड़े स्कूल बेटे ऐसा है ना, तो आप कैसे कह सकते हो माँ बाप ने किए कुछ नहीं है।
और जो आप यहाँ पे बैठे हो ना बेटे, पेट भर के आप बैठे हो ना, आपका जो पेट भरा है, जो आप इतने सुंदर बन के बैठे हो अपने पेरेंट्स की वजह से। आपकी अगर आप 8 बजे स्कूल में आते हो ना, तो आपकी मम्मी को 5-6 बजे उठना पड़ता है, उठते हैं ना। और जो खाना, जो फैसिलिटी आपको दे रहे हैं ना, आपके फादर सारा दिन काम करता है। अगर आपको लग रहा है ना कि माँ बाप नहीं, कुछ नहीं है, ये नहीं है, तो एक दिन, सिर्फ एक दिन अपनी मम्मी की जगह काम करके देखो। एक दिन अपने फादर के साथ जाओ कि वो कैसे काम करते हैं, किस किस की सुनते हैं, कितनी बेइज्जती होती है और कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो कभी अगर आपके माँ बाप ने आपको बड़ा कर दिया ना बेटे, यही सबसे बड़ी बात है। जो आज आप बैठे हो ना यहाँ पे, किसने आपको बोलना सिखाया है बेटे? आपके माँ बाप ने। किसके घर में रह रहे हो आप? कौन खर्चा कर रहा है वहां घर का? आपकी फीस किसने दी? आपकी ड्रेस किसने दी? आपकी बुक्स किसने दी है? सारा कुछ माँ बाप ने दिया बेटे। कुछ बच्चे ना स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं। तो स्टेटस स्टोरी का क्या मतलब है? स्टेटस का मतलब है आपकी औकात, स्टेटस का मतलब है आपने अब तक किया क्या है, स्टोरी का मतलब है आपने क्या महान कार्य किया है। तो इस समय अगर आपकी स्टेटस की बात करें तो कुछ नहीं आपका स्टेटस। किसके घर में रह रहे हो, कौन फैसिलिटी दे रहा है, किसकी वजह से जिंदा हो, कौन स्कूल की फीस दे रहा है? माँ बाप। तो सारा स्टेटस माँ बाप का है बेटे। स्टेटस लगाने से स्टेटस नहीं बनता, स्टेटस बनेगा मेहनत करने से। मेहनत करनी है और अपना स्टेटस बनाना है, और यही वो उम्र है, मेहनत से कभी नहीं भागना। अगर आप सोचते होंगे ना कि मेहनत सिर्फ आपकी उम्र में ही करते हैं या बच्चे ही करते हैं, बच्चे नहीं करते। लेकिन अगर आपकी उम्र में मेहनत कर ली ना, सारी जिंदगी आप मौज करोगे और आपका परिवार के सदस्य भी। मेहनत तो बेटे आपको लास्ट तक करनी पड़ेगी, जब तक आप जियोगे। अब अगर आप मेहनत कर रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। आपके टीचर आपसे पहले आ जाते हैं, पढ़ाते हैं सारा दिन, वो क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। आपके प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं? वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। आपकी मम्मी क्या कर रही है? मेहनत कर रही है। आपका फादर भी तो मेहनत कर रहा है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। पर जो आपने मेहनत कर ली ना बेटे, आपके परिवार के साथ साथ ना आप आगे जहां भी जाओगे ना, वो भी सुखी रहेंगे, आप भी सुखी रहोगे, आपके माँ बाप भी सुखी रहेंगे। मेहनत इस समय में इसलिए कहते हैं मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। इसलिए बेटे अपने मेहनत से कभी नहीं घबराना है। और जिंदगी में ना कामयाब होने के लिए मैंने आपको बार बार यही बात बोल रही हूँ कि सिर्फ माँ बाप का और टीचर का आंख बंद करके कहना मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप और टीचर के अलावा कोई भी आपका भला नहीं चाहता। अगर आपका फिर भी मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा, तो आज अपने माँ बाप से जाके पूछना कि आपने हमें पैदा किया, आपने हमें इतना पाला पोसा, इतनी फैसिलिटी दी, और आप पता नहीं किस किस से हमारे लिए क्या क्या सुनते हो, फिर भी सहन कर लेते हो, और आप हमारे से क्या चाहते हो? तो बेटे आपके माँ बाप ये बोलेंगे कि बेटे हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप कामयाब हो जाओ। सही कह रही हूँ ना? तो बेटे, और दूसरे किसी से पूछना, आपकी फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की, कि आप मेरे से क्या चाहते हो? बेटे जो 8वीं क्लास की लड़कियां ध्यान से सुने, एक आदमी, एक लड़का तब तक आपकी तारीफ करेगा, तब तक आपको गिफ्ट देगा, तब तक हर वो काम करेगा जो आपको पसंद है, जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज उसको दे रहे हो। सबसे कीमती क्या आपके पास? आपका समय, आपका शरीर। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, किसी भी लड़के की अगर आपको लगता है कि मेरे को पीछा कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है, तारीफ कर रहा है और मेरे को लाइक करता है, तो बेटे उसकी 10 बार बात मत मानना। या तो वो आपके ऊपर ब्लेम लगाएगा, या गालियां देगा, या आपको बदनाम कर देगा, या किसी और से बात करते का स्क्रीनशॉट आपके पास भेज देगा कि चल चल तेरे जैसी 36 है। ये मेरे खुद के केस है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को सुई तक नहीं चबो सकता बेटे, पर दूसरे लड़कों की, दूसरों की बातों में आके ना लड़कियां मर रही हैं। सबसे ज्यादा मर्डर, सबसे ज्यादा किडनैपिंग उन्हीं लड़कियों की हो रही है जो माँ बाप और टीचर का कहना नहीं मानती। हमारे आपने सुना होगा, अभी 6-7 महीने पहले की बात है, एक वीडियो वायरल हो रही थी, चिनैटी के खेतों में एक डेड बॉडी मिली थी एक लड़की की। सुनी थी आपने? किसी ने तो देखी होगी। हाँ देखी होगी। तो बेटे मैं मौके पे हूँ, जब आप उसमें यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, उसमें मेरी फोटो भी दिखेगी आपको। जब मैं गई ना वहां पे, मैंने खेतों में इस डेड बॉडी को देखा, बेटे उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो है कौन है। उसका मुंह, नाक, आंख, कान, बाल कुछ भी नहीं था, गर्दन काट रखी थी और ऐसा केमिकल डाल रखा था कि पता ही नहीं लग रहा था कि इसकी शक्ल क्या है। पहचान हमें इसलिए हुई क्योंकि इसके नाखूनों पे मेहंदी लगी हुई थी, इसलिए हमें पता लगा ये एक मोमडन लड़की है। 1 हफ्ता इन्वेस्टिगेशन चली, वहां पे डाला उसको जहां कैमरे भी नहीं थे, वहां पे वो लड़की रह रही थी जहां पे कोई कैमरा नहीं था। वो लड़की लव मैरिज करके रह रही थी। बेटे जब आप अपनी मर्जी से, जब आप देखो, मेरे को ये दिक्कत नहीं, आप अपनी मर्जी से शादी ना करो, उसका एक समय है, उसका एक तरीका है, ठीक है? क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ और आप लोग मैक्सिमम गांव से आते होंगे। जब एक लड़की घर से चली जाती है ना, आप इसको दिल से, दिमाग से सोचना इस बात को,
जब एक लड़की घर से चली जाती है ना, जब गांव में कहते हैं भाग जाती है, तो 1 महीना माँ बाप घर से बाहर नहीं निकलते। निकलेंगे तो नजर नीची करके निकलते हैं बेटे। और मोहल्ले पड़ोस में आपके जाने के 1 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर कोई पंचायत हो रही होगी ना, या लोग इकट्ठे हो रहे होंगे, आपकी माँ, आपका फादर, आपका भाई उसमें बोल नहीं सकते। लोग बोलेंगे चल चल अपनी तो संभाली नहीं गई, यहाँ चौधरी बन लागे। इसलिए माँ बाप कहते हैं कि बेटे बोलने लायक छोड़ना है, हमें बोलने लायक छोड़ना है। और बेटे शादी करने का भी एक तरीका है। मैं नहीं कहती लव मैरिज ना करो, मेरी भी एक बेटी है, मैं भी एक फीमेल हूँ, पता नहीं कल को क्या हो जाए, पर उसका एक तरीका है, उसका एक समय। कामयाब होने के बाद आप कामयाब हो जाओ, कामयाब होकर अपने माँ बाप को बोलो मुझे ये लड़का पसंद है और उनकी मर्जी से शादी करो। क्योंकि बेटे आजकल तो अरेंज मैरिज नहीं चल रही, थाने भरे पड़े। लेकिन इसका एक बेनिफिट है, अगर आप अपनी पसंद से अपने माँ बाप की मर्जी से अपने जीवन साथी को चुनोगे, तो बेटे अगर आपकी शादी के बाद आपकी पति से नहीं बनती, आपकी सास से नहीं बनती, या पूरे परिवार आपको देख के राजी नहीं और गलती आपकी है 100%, फिर भी थाने में मामे, नाने, चाचे, ताऊ, सरपंच, पंच आपके पक्ष में है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से करोगे ना, ना लड़के वाले हैं, ना माँ बाप है, ये फ्रेंड फॉलोवर्स तो किसी के है ही नहीं है। इसलिए बेटे, लेकिन आज के समय में बड़ा दुख होता है, बेशक कानून बन गया, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनो, लेकिन मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और सामाजिक भी हूँ। बेटे बड़ा दुख होता है, एक लड़की की अगर बात करें तो एक माँ 9 महीने पेट में रखती है, कितना इंजेक्शन, कितना पेन, कितनी टैबलेट्स लेके इसको जन्म देगी, कितनी मतलब कितना सहन करेगी, कितना बलिदान देगी और उसको बड़ा करेगी। आप जितने सुंदर हो ना, आपकी माँ भी इतनी सुंदर थी, क्योंकि आपको जब जन्म दिया ना, बच्चे के जन्म के बाद औरत सुंदरता खो देती है, आधी सुंदरता खत्म हो जाती है, इतना बलिदान देती है, 18 साल तक आपको बड़ा करती है। लेकिन आज के समय में बड़ा दुख होता है कोर्ट में देखते हुए, 18 साल बड़ा करा, इतनी मेहनत करी, इतना बलिदान दिया, 18 सेकंड नहीं लगते लड़की को कहने में कि जी मेरे को अपने माँ बाप से खतरा, जज साहब मैं तो लड़के के साथ जाना चाहती हूँ। उस समय आपको बद्दुआओं से परमात्मा भी नहीं बचा सकता, कितना मर्जी कानून कुछ भी चल गया हो बेटे, क्योंकि दुआएं और बद्दुआ साइलेंट लगती हैं। दुआएं भी साइलेंट लगेंगी, बद्दुआ भी साइलेंट लगेगी। और ये भी याद रखना, माँ बाप की दुआएं और बद्दुआ को परमात्मा बोलता है तथास्तु, कि वो लगेगी ही लगेगी। मेरा खुद का ही केस है, यमुनानगर की एक लड़की 18 साल की जैसे हुई, इकलौती लड़की थी घर की, चली गई, मैं उसको शिमला से लेके आई। उसकी माँ ने ना उसके पैरों में पड़ के रोई, रिक्वेस्ट भी करी कि बेटे तू मेरे साथ चल कोर्ट में, कि मैं तेरी इसी लड़के से शादी करा दूंगी, पर तरीके से करवा दूंगी, अब तो मेरे को बोलने लायक ही नहीं रहूंगी मैं, जो मेरे को इतना घमंड है, मेरे को इतना ईमान है, इतना मैं रहती हूँ ना, इतनी अकड़ में मेरी सब खत्म हो जाएगी, बेटे मेरे साथ चल। पर वो लड़की गई नहीं। उसने जज साहब को बयान दिए, मैंने भी इसको समझाया, मेरे को उसने बल्कि जज साहब से डांट भी पड़वाई कि आप क्यों समझा रहे हो इसको, आप अपनी ड्यूटी करो। लेकिन मेरे से उसकी मदर नहीं देखे गई। माँ ने बार बार उसको समझाया, बार बार रिक्वेस्ट करी, उसने बात तक नहीं करी। और जज को बोल दिया मैडम सर मेरी मम्मी से मेरे को खतरा है, मेरे फादर उसका था नहीं, भाई भी नहीं था, लेकिन उसने बोला मेरी माँ से उसको खतरा है। तो बेटे वो लड़के के साथ चली गई और बोले जी लड़का मेरे को जहां मर्जी रखे, मैं तो लड़के के साथ रहूंगी। बेटे उसकी माँ ने, मेरे खुद का केस है, उसकी माँ ने उसका ऐसी बद्दुआ देखी, जा सारी जिंदगी तो खुश नहीं रहेगी। वो कुछ नहीं बोली, मेरे साथ चलेगी, मैं उसको छोड़ के आ गई। लड़का मुलाने का रहने वाला था। तो जैसे ही कैल क्रॉस हुआ ना, उसके माँ बाप ने, लड़के के माँ बाप भी लड़की के पैरों में पड़ रहे थे कि बेटे हम तेरे को बेटी बना के रखेंगे, क्योंकि अगर वो बयान ना देती ना लड़के के पक्ष में, तो लड़का रेप केस में अंदर था, क्योंकि वो 2 दिन शिमला रह के आए थे। तो किसी तरह उसने अपनी बातों में ले लिया, बयान हो गए। कैल क्रॉस करते ही लड़के के माँ बाप ने बोला इस कबाड़ को हमारे घर में मत लेके आना, किराए पे रख इसको। तो लड़की को रखा मुलाना में। अभी 3 साल पहले मेरे पास उसका फोन आया, मैडम जी कहाँ हो? मैडम जी मैंने आपका नंबर लिया कहीं से। मैंने बोला बेटे आप कौन बोल रहे हो? बोले जी मैं वही लड़की बोल रही हूँ जिसको आप शिमला से लेके आए थे। मैंने बोला जी बेटे बोले मिलना है जी आपसे, कहाँ हो? मैंने बोला जी बेटे मैं कोर्ट में हूँ। बोले जी मैं कोर्ट में ही खड़ी हूँ। बेटे उसकी इतनी सुंदर लड़की, और जब मैंने वो देखी ना पहचान में भी नहीं आ रही थी, ऐसे कपड़े फटे हुए, बाल खिंडे हुए। मैं बेटे तेरे को क्या होगा? बोले मैडम जी किराए पर उसने मेरे को रखा, मेरे को यूज किया, घर वो तो अपने घर डेली जाता था, मेरे ना घर वालों से बात होती थी ना फ्रेंड से, मेरा कैरियर भी बर्बाद हो गया, मेरी लाइफ भी बर्बाद हो गई, मेरा शरीर भी बर्बाद हो गया। लेकिन वो लड़का डेली अपने घर पे जाता था, एक टाइम का खाना वहीं पे खाता था, और माँ बाप की सहमति से, सहयोग से वो लड़ गया फौज में। और मैडम उसने फौज में दूसरी शादी कर लिया। लड़के को बुलाया जी, लड़का बोला मेरे सामने ही, बोले मैडम अपने आप इसी रोई थी, ये तो अपने आप आई थी। और कहाँ हो रही हमारी शादी? बयान ही तो हुए थे, शादी करवाई थी क्या आपने?
तो बेटा देखो उसकी जिंदगी कितनी खराब हो गई है। खराब किस वजह से हुई है? आज पहले समय में लड़के डिफाल्टर होते थे, पीछा करना, तंग करना, ब्लैकमेल करना। अब बराबर का आंकड़ा है बेटे। अब नहीं कह सकते कि मतलब लड़कियां पीड़ित हैं। बेशक मैं आपको समझाने के लिए आई हूँ, वुमेन सेफ्टी के बारे में बताने के लिए आई हूँ, पर सेफ्टी की जरूरत तो लड़कों को भी है, क्योंकि आजकल तो लड़कियां लड़कों को मरवा रही हैं। मुस्कान वाला केस देखा होगा आपने, राजा वाला केस सुना होगा। बेटे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बड़े भी होंगे, आपकी शादियां भी होंगी, अगर सबसे पहले तो आप अपने माँ बाप की पसंद से शादी करें। चलो अगर आपने कर भी ली तो बेटे किसी के बच्चे को नहीं आपने मरवाना है, क्योंकि जब घर में लाश आती है ना तो लड़का नहीं मरता, परिवार वाले मर जाते हैं। सबके एक एक दो बच्चे हैं। अगर आपकी नहीं बनती, सिंपल सा तरीका है, डाइवोर्स दे दो, अलग हो जाओ, पर बेटे किसी को ना मारना है, ना मरना है, ना सुसाइड करना है। बड़ी दुख होता है बेटे, बड़ा परिवार खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं किसने बड़ी मिन्नतों से बड़ी मन्नत मांगते हैं माँ बाप बच्चों के लिए, बड़े धक्के खाते हैं, बड़े टैबलेट्स खाते हैं, बड़े इलाज करवाते हैं, और उस बच्चे को आजकल एक लड़कियां मरवा रही हैं। ऐसा मत करना बेटे, खुद की भी रक्षा करनी है और दूसरों के बच्चों की भी। आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। उसके बाद आता है बेटे फोन। फ्रेंड के बारे में बताया था, अब फोन के बारे में बता रही हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे फोन के बारे में, क्योंकि आज के समय में जितने भी क्राइम बिना फोन के माध्यम से हो रहे हैं, उससे 4 गुना क्राइम फोन के द्वारा हो रहे हैं। जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जितने भी स्मैकी हैं, जितने भी डिफॉल्टर हैं, जितने भी गलत लोग हैं बेटे, ये ध्यान रख लेना जो मैं बात कर रही हूँ, ये सारी बातों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जितने भी स्मैकी हैं, डिफॉल्टर हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, वो अपने नाम से और दूसरों के नाम से फेक आईडी बढ़ा के रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को फंसाने के लिए। क्या करेंगे लड़कियों को फंसा के बेटे? या तो उनको बेचेंगे, गलत काम करेंगे, गलत काम करने के लिए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता या अदर स्टेट में बेच सकते हैं, या शरीर के पार्ट निकाल के बेच सकते हैं, क्योंकि बच्चों के फ्रेश होते हैं शरीर के पार्ट्स, और वो वही बच्चा फंसेगा जो सारा दिन फोन देख रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, रील्स बना रहे हैं। बेटे जैसा गाली देने वाला लड़का किसी को पसंद नहीं होगा ना, ये सच्चाई है। रील बनाने वाली लड़की किसी को पसंद नहीं है, रील बनाने वाली माँ किसी को पसंद नहीं है, रील बनाने वाली बहू किसी को पसंद नहीं है, रील बनाने वाले टीचर भी किसी को पसंद नहीं है, रील बनाने वाली पुलिस भी किसी को पसंद नहीं है। एक लड़की की जिंदगी, जगाधरी के एक स्कूल से मेरे पास एक मेरे खुद का ही केस है। 9th क्लास की लड़की को उसके सगे नाना का भाई, नाना ही था, अब उसके घर पे रह रहा था, 6 महीने से उसके साथ गलत काम कर रहा था, क्योंकि उसके मम्मी के सगे माँ बाप नहीं थे, उसी ने उसको पाला था। अब वो उसके घर पे रह रहा था, 6 महीने से उस बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। और मैंने उस बच्ची को बोला बेटे FIR लो जा, उसका नाना जेल में है। मैंने उसको बोला बेटे अगर मैं स्कूल में ना आती तो तूने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया? मैं लेक्चर में बार बार कहती हूँ शेयर करो शेयर करो शेयर करो। बोले मैडम जी मेरी मम्मी रील बनाती है, टाइम ही नहीं है मैडम। जब मैं उसको बताने के लिए जाती हूँ तो वो कहती है चल दूसरे कमरे में फोन ले लो, फोन देख लो, गेम देख लो, मुझे रील बनाने दो। बेटे रील ने उसकी जिंदगी खराब कर दी है। रील बनाने वाली लड़कियां, और आज के समय में ना ये आपको कड़वी लगेगी बात, 95% ऐसी रील्स हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। 95% ऐसी रील है जो वाहियात की रीलें हैं, और 95% ऐसी रील है जो सिर्फ लड़कियां बना रही हैं, जो सिर्फ लड़के तो 5% है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप शादी विवाह फंक्शन में जाना, आप देखना लड़के सिर्फ 5-7 मिनट में फोटो खींच के आराम से खाना खाएंगे, बातचीत करेंगे, पर लड़कियों के हालात देखना आप, सारी शादी में स्नैपचैट, सेल्फी, खाने की फोटो, ड्रामे करेंगी पूरे, और जिंदगियां खराब हो रही है। बट ये अच्छी चीज नहीं है।